हेलो दोस्तों, तो जैसा कि हमने इसके पिछले एपिसोड में देखा कि मिस्टर सॉन्ग को जैसे ही चैंगजू की जरूरत खत्म हो जाती है तो वो उसे वहां से जाने के लिए कह देते हैं। मगर तभी वहां पर सीसोंग की एंट्री हो गई थी, जिसने वहां आकर चैंगजू को वहां से जाने से रोक दिया था, क्योंकि वो उससे अपनी वाइफ का इलाज करवाना चाहता था। उसकी वाइफ किसी ईवल ऑरा से करप्ट हो चुकी थी। प्रिंस सीसोंग की पूरी बात सुनने के बाद तो चैंगजू को भी एक बहाना मिल गया था। वो वहां पर उनकी वाइफ का इलाज करने के लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद उसने उनके घर पर जाकर उनकी वाइफ की पूरी कंडीशन समझ ली थी। इसके साथ ही उसने एक ही पल के अंदर उनको वहां पर ठीक भी कर दिया था, जिस वजह से वहां पर सीसोंग काफी खुश हो जाता है। मगर इसके बदले में चैंगजू ने वहां पर उनसे एक घर की डिमांड कर दी थी। तो अब आगे इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम चीवांग मैंशन के बैकयार्ड का सीन देखते हैं, और ये चीवांग मैंशन दरअसल प्रिंस सीसोंग का मैंशन है। तभी हम वहाँ पर प्रिंस की वाइफ को देखते हैं, लेकिन अचानक से ही उनके पीछे चैंगजू आ गया था, जिसने वहाँ पर आकर उनके पीछे कोई तालिस्मान लगा दिया था। इस तालिस्मान की वजह से वो वहाँ पर अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिल पाती। चैंगजू को ऐसी हरकत करता हुआ देखकर तो प्रिंस की वाइफ उससे कहती है कि तुम लड़के तो काफी ज्यादा अजीब हो, तुम्हें पता भी है कि तुम मेरे साथ ये कैसी हरकत कर रहे हो। वो यहाँ पर उससे और कुछ कह पाती, इससे पहले ही चैंगजू ने उसको पकड़कर उसके बेड पर बिठा दिया था। इसके साथ ही चैंगजू वहाँ पर उससे पूछता है, अब तुम मुझे यहाँ पर सारी सच्चाई बताओ, आखिर तुम्हारी मास्टर कौन है। मास्टर का नाम सुनकर तो वहाँ पर प्रिंस की वाइफ एकदम ही हैरान हो गई थी। इसके साथ ही वो वहाँ पर चैंगजू के सामने नाटक करते हुए उससे कहती है कि क्या कहा तुमने, मास्टर, और वो भी मेरी? ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। वो यहाँ पर चैंगजू के सामने कुछ ज्यादा ही डेढ़शानी बन रही थी, जो देखकर तो चैंगजू भी वहाँ पर उससे सीधा सीधा सवाल करता है और उससे कहता है कि तुम यहाँ पर बस प्रिंस का इस्तेमाल कर रही हो ताकि तुम यहाँ पर उनकी मदद से अपनी मास्टर के काम आ सको। मगर चैंगजू को सब कुछ बताने के बावजूद प्रिंस की वाइफ अभी भी वहाँ पर उसके सामने नाटक करने लगती है। वो वहाँ पर उससे कहती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कह रहे हो, मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती। उसकी ऐसी बात सुनकर तो चैंगजू भी उससे कहता है, अच्छा तो तुम्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं पता, तब तो मुझे लगता है कि इसके बारे में मुझे सीधा सीधा प्रिंस से पूछना चाहिए, शायद उनको यहाँ पर तुम्हारी मास्टर के बारे में कुछ जानकारी हो। और साथ ही साथ मैं यहाँ पर उनसे ये भी पूछूंगा कि तुम सुबह उस तरीके की हरकत क्यों कर रही थी, क्योंकि मुझे अच्छी तरीके से पता है कि तुम्हें किसी भी इवल स्पिरिट ने पोजेस नहीं कर रखा था। अगर तुम ऐसा कुछ भी नहीं चाहती तो चुपचाप मुझे अपने मास्टर के बारे में सब कुछ बता दो। चैंगजू की ऐसी बात से तो वहाँ पर प्रिंस की वाइफ काफी ज्यादा डरने लगी थी, और अगर अब भी तुम यहाँ पर अपनी मास्टर के बारे में मुझे कुछ भी नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं। इसके साथ ही उसने वहाँ पर एक हेयर पिन को प्रिंस की वाइफ की तरफ कर दिया था, जिस चीज से वहाँ पर प्रिंस की वाइफ काफी ज्यादा डर चुकी थी। तो वहीं चैंगजू तो उससे यहाँ पर ये भी पूछने लगता है कि आखिर 3 साल पहले यहाँ पर क्या हुआ था। इसके बाद ये सीन शिफ्ट होकर प्रिंसेस और उसके मास्टर पर आता है, जहाँ पर प्रिंसेस सिंगर के मास्टर उससे कह रहे थे कि सिंगर, क्या तुम मुझसे इतनी ज्यादा नफरत करती हो। उसकी ऐसी बात सुनकर तो प्रिंसेस सिंगर उससे कहती है, अगर मेरी मदर ही यहाँ पर नहीं है तो तुम्हारा भी यहाँ पर रहने का कोई भी मतलब नहीं है। तुम्हें तो अगर मैं चाहती तो इस सड़क के बीचों बीच में तुम्हारी एकदम दर्दनाक मौत करवा सकती थी, और तुम ये बात अच्छी तरीके से जानते हो कि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकती हूँ। शुक्र मनाओ कि तुम्हारे पास जो बाउल है उसके अंदर सिर्फ मेडिसिन है, जो कि तुम्हारे कल्टीवेशन रेलम को ब्लॉक कर देंगी, और एक बार जब तुम इसको पी लोगे तो तुम यहाँ पर नेशनल टीचर के होने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी खो दोगे। तुम बस अब यहाँ पर खड़े होकर बस तमाशा देखो। सिंगर की ऐसी बात से तो वहाँ पर उसके टीचर काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे, और वो उससे कहते हैं, अगर तुमने यहाँ पर 3 साल पहले वो गलती ना करी होती तो आज इस जाओ किंगडम के साथ साथ क्वीन के हालात भी कुछ और होते। मैं अपने हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठ सकता। अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो ये जाओ किंगडम जल्दी डिक्लाइन हो जाएगा। जो सुनकर तो वहाँ पर सिंगर उससे कहती है कि तुम अभी भी इस चीज के बारे में सोच रहे हो। तो वहीं ये सीन शिफ्ट होकर प्रिंस की वाइफ की तरफ आता है, जहाँ पर प्रिंस की वाइफ चैंगजू को देखकर कहने लगती है कि आखिर तुम कौन हो, तुम्हें आखिर इन सब चीजों के बारे में कैसे पता चला। जो सुनकर तो चैंगजू वहाँ पर उससे कहता है कि मैं बस यहाँ पर एक छोटा मोटा कल्टीवेटर हूँ, लेकिन अगर तुम यहाँ पर मुझे कुछ भी नहीं बताती तो मैं तुम्हारी यहाँ पर जान लेने से भी पीछे नहीं हटूंगा। चैंगजू की ऐसी धमकी सुनकर तो वहाँ पर प्रिंस की वाइफ को पसीना आने लगता है। उनका एक गलत कदम उनकी यहाँ पर जान ले सकता था, जिस वजह से वो वहाँ पर चैंगजू को सच्चाई बताने के लिए तैयार हो जाती है, और वो 3 साल पहले की घटना को बताने लगती है। जिसके बाद हम फ्लैशबैक का सीन देखते हैं,
जहाँ पर हमें एक छोटी लड़की भागते हुए दिखाई देती है और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि प्रिंसेस सिंगर है, जो कि बचपन में काफी ज्यादा क्यूट दिखती थी। इसके बाद प्रिंसेस सिंगर वहाँ पर एक चिकन शॉप से काफी सारे चिकन्स को चुरा लेती है, जिस वजह से वो शॉप ओनर उनका पीछा करता है। लेकिन तब तक प्रिंसेस उसे वहाँ पर उस चीज के पैसे दे देती है। इसके साथ ही उसने जो चिकन्स चुराए थे वो वहाँ पर उन सभी को अपने सोल्जर्स में बांट देती है। तभी उनमें से एक सोल्जर वहाँ पर प्रिंसेस को एक बोतल को पकड़ा देता है और उनसे कहता है कि इसको पूरा खत्म मत कर देना। जिसके बाद प्रिंसेस वहाँ पर एक जगह बैठकर उस बोतल में से कोई चीज पीने लगती है। तभी हम वहाँ पर एक और लड़के को देखते हैं और यही लड़का सेकंड प्रिंस है। तभी उसके सर पर चिकन की हड्डी आकर लगती है। इसके बाद ये सीन शिफ्ट होता है और हम इंपीरियल पैलेस के अंदर सीसोंग और मिस्टर सॉन्ग को देखते हैं, जो कि वहाँ पर एक लेटर को देखते हुए कहते हैं कि ये तो एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है, वो भी एक ऐसी लड़की के साथ जो कि सिटी वॉल पर चढ़कर चिकन को खा रही थी। और ये कॉन्ट्रैक्ट को लेकर आने वाला कोई और नहीं बल्कि सेकंड प्रिंस था। वो वहाँ पर प्रिंसेस की खूबसूरती को देखकर बिल्कुल पागल सा हो गया था। तभी वहाँ पर सीसोंग सेकंड प्रिंस से कहता है कि प्रिंस, पहले हमें यहाँ पर अपनी अलायंस के बारे में डिस्कशन कर लेना चाहिए। वो गर्ल कौन है उसको तो हम बाद में ढूंढ ही लेंगे। सीसोंग की ऐसी बात सुनकर तो सेकंड प्रिंस उससे कहता है कि तुम तो यहाँ पर एकदम बेकार की बात कर रहे हो, ये सब तो हमारे मिनिस्टर ही संभाल लेंगे। मुझे बस उस लड़की के बारे में डिटेल्स चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मेरे सपनों की राजकुमारी जल्दी मेरी आंखों के सामने हो। इसके बाद हम कुछ सोल्जर्स को एक घर से बाहर निकलता हुआ देखते हैं, जिन्हें वहाँ पर किसी ने पीट दिया था और ऐसा करने वाला कोई और नहीं बल्कि प्रिंसेस सिंगर थी। तभी वहाँ पर सेकंड प्रिंस अपनी तारीफ करते हुए प्रिंसेस से कहता है कि मैंने यहाँ पर 7 साल की उम्र से ही कल्टीवेशन स्टार्ट कर दी थी और मेरे मास्टर की नजरों में मैं यहाँ पर काफी ज्यादा जीनियस हूँ। और मैंने तो ये भी सुना है कि तुम्हारी कंट्री के अंदर भी काफी सारे पीयरलेस जीनियस हैं और उन पीयरलेस जीनियस में से तुम भी एक हो, जिसे यहाँ पर गॉडेस की डॉटर भी कहते हैं। मैं भी तुमसे लड़के देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे अंदर कितनी हिम्मत है। उसकी ऐसी बात सुनकर तो सिंगर उससे कहती है कि तुम यहाँ पर कुछ ज्यादा ही उछल रहे हो। सिंगर की ऐसी बात से तो सेकंड प्रिंस के बगल में खड़ा हुआ मंत्री वहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन सेकंड प्रिंस उसे वहाँ पर आगे बढ़ने से रोक देता है और वो फिर से कुत्ते वाली निगाहों से प्रिंसेस को देखने लगता है, जिस वजह से तो वहाँ पर प्रिंसेस को काफी गुस्सा आ गया था और वो वहाँ पर उसको सीधा जाकर एक स्लैप मार देती है। लेकिन वो अभी भी नहीं रुकती। उन्होंने तो वहाँ पर सेकंड प्रिंस को मार मार कर भुर्ता बना दिया था। साथ ही साथ सेकंड प्रिंस वहाँ पर काफी ज्यादा डर चुका था, जिस वजह से वो वहाँ पर कहता है कि मिस रुक जाओ, एक बार मेरी पूरी बात सुन लो। लेकिन प्रिंसेस का तो गुस्सा वहाँ पर 7वें आसमान पर था। उसने वहाँ पर एक जोरदार किक सीधा ही उस प्रिंस के मुंह पर जड़ दी थी। साथ ही साथ वो प्रिंस एक ऐसी जगह जाकर बैठा था जहाँ जाकर उसके 7 करोड़ टूट गए थे। वहीं अपने प्रिंस के 7 करोड़ जाते हुए देखकर तो बाकी के सोल्जर्स की भी हालत खराब हो गई थी। वो वहाँ पर कहने लगे थे आखिर ये कैसी लड़की है। तो गाइज सेकंड प्रिंस के लिए मुझे काफी ज्यादा बुरा लग रहा है, तो कमेंट सेक्शन में यार गेट वेल सून जरूर लिख देना। तो चलिए अब स्टोरी को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। तभी वहाँ पर सेकंड प्रिंस कहने लगता है कि आखिर तुमने मेरे साथ ये क्या कर दिया। इसके बाद तो वहाँ पर सभी के सभी सोल्जर सिंगर से फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो वहीं सिंगर भी कोई नॉर्मल खिलाड़ी तो नहीं थी। वो यहाँ पर इन सबकी नानी याद दिला देती है। इन सोल्जर से तो वो ऐसे फाइट कर रही थी मानो वो यहाँ पर इनसे काफी बड़ी हो और ये सभी उसके सामने एक बच्चे हो। सभी सोल्जर्स अपने मन में सोच रहे थे आखिर ये किस बला से हमारा पाला पड़ गया। इसके बाद प्रिंसेस वहाँ पर सेकंड प्रिंस के पास जाकर कहती है कि क्या कहा था तुमने, तुम यहाँ पर अपने आप को जीनियस बताते हो, चलो अब तुम्हारी बारी है, क्यों ना 2-2 हाथ हो जाए। जो सुनकर तो वहाँ पर सेकंड प्रिंस की हालत और भी खराब हो जाती है। लेकिन तभी प्रिंसेस सिंगर पे किसी ने अटैक कर दिया था, जिस अटैक को डॉच करने में प्रिंसेस सिंगर को थोड़ी मेहनत करनी पड़ रही थी। तो वहीं दूसरी तरफ वो आदमी भी प्रिंसेस का पीछा नहीं छोड़ता। उस आदमी के अटैक्स को ध्यान से देखने पर प्रिंसेस को उसके बारे में पता चल जाता है और वो उससे कहती है कि तुम तो स्वॉर्ड मास्टर रोंग्यू हो। प्रिंसेस की ऐसी बात सुनकर तो स्वॉर्ड मास्टर भी उससे कहता है कि प्रिंसेस बहुत बढ़िया, यानी कि तुम्हारे मास्टर ने मेरे बारे में कुछ तो बताया है। इसमें कोई शक नहीं कि तुम्हारे मास्टर ने तुम्हें यहाँ पर मार्शल आर्ट सिखाने में कोई भी कमी छोड़ी होगी। लेकिन मेरी गोल्डन स्नेक स्वॉर्ड भी कुछ कम नहीं है। मेरी ये स्वॉर्ड 2 अलग अलग तरीके के अटैक्स कर सकती है। स्वॉर्ड मास्टर की ऐसी बात सुनकर तो प्रिंसेस सिंगर उससे कहती है कि तुम्हारी स्वॉर्ड कोई नॉर्मल स्वॉर्ड भी नहीं है, उसकी इतनी खासियत तो बनती ही है। इस स्वॉर्ड से तुम यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट एनर्जी को भी कंट्रोल कर सकते हो और यही वो खास बात है जिसकी वजह से इस स्वॉर्ड ने तुम्हें
एक स्वॉर्ड मास्टर बना दिया है। मगर स्वॉर्ड मास्टर रोंग्यू को तो प्रिंसेस सिंगर की ऐसी बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो वहाँ पर अपनी काफी सारी पावर्स का यूज करने लगते हैं, जिससे वहाँ देखते ही देखते उसकी स्वॉर्ड्स के काफी सारे डुप्लीकेट क्रिएट हो जाते हैं। जैसे ही वो स्वॉर्ड्स प्रिंसेस सिंगर के पास आती हैं, वो तुरंत ही अपने आप को स्नेक के अंदर तब्दील कर लेती हैं, जिस चीज को देखकर तो प्रिंसेस सिंगर भी वहाँ पर उन पर चाहकर भी अटैक नहीं कर पाती, क्योंकि उन स्नेक्स ने चारों तरफ से प्रिंसेस को पकड़ लिया था। तो वहीं दूसरी तरफ स्वॉर्ड मास्टर रोंग्यो भी अभी भी नहीं रुकता, वो वहाँ पर एक जाइंट सरपेंट को समन करता है, लेकिन प्रिंसेस भी इतनी आसानी से उसके सामने हार नहीं मानती। वो तुरंत ही अपनी फायर एट्रीब्यूट को एक्टिवेट कर लेती है, जिसकी मदद से न केवल उन्होंने उन स्नेक्स को अपने ऊपर से हटाया था, बल्कि उनको वहाँ पर खत्म भी कर दिया था। तो वहीं स्वॉर्ड मास्टर रोंग्यो भी इस चीज को देखकर थोड़ा सीरियस हो जाता है और वो तुरंत ही अपने स्नेक को ऑर्डर देता है, जिस वजह से वहाँ पर वो स्नेक सुपरसोनिक साउंड को प्रोड्यूस करने लगता है। मगर प्रिंसेस जैसे तैसे करके उस साउंड से बच जाती है। इसके साथ ही वो वहाँ पर अपने मन को शांत करते हुए अपने अम्ब्रेला को अपने पास बुलाने लगी थी, लेकिन उस अम्ब्रेला के पहुंचने से पहले ही वो स्नेक वहाँ पर अटैक करने लगता है। उनमें से एक भी अटैक प्रिंसेस को टच कर पाता, इससे पहले ही वो अम्ब्रेला वहाँ पर पहुंच जाता है, जिसका यूज करते हुए प्रिंसेस ने बड़ी आसानी से उसके सभी के सभी स्वॉर्ड अटैक्स को कैंसिल कर दिया था, जिस चीज से तो वहाँ पर स्वॉर्ड मास्टर रोंग्यो भी एक पल के लिए हैरान हो जाता है। तो वहीं प्रिंसेस वहाँ पर अपने अम्ब्रेला का यूज करते हुए एक फिनिक्स को वहाँ पर समन कर लेती है। वो फिनिक्स वहाँ आने के साथ ही उस स्नेक को जला के राख कर देता है। तो वहीं स्वॉर्ड मास्टर रोंग्यो की भी हालत इस चीज से काफी खराब हो गई थी, वो तो सीधा जाकर नीचे जमीन पर गिर जाते हैं। प्रिंसेस को इस तरीके से फाइट करते हुए देखकर तो सेकंड प्रिंस वहाँ पर फिर से उनको देखने लगा था, जिस चीज को प्रिंसेस ने भी महसूस कर लिया था, इसलिए वो उससे कहती है, क्या तुम्हारा अभी भी मन नहीं भरा? उनका बस इतना कहना ही था कि सेकंड प्रिंस दोबारा से उस पानी के अंदर छलांग लगा देता है, जो देखकर प्रिंसेस सिंगर उससे कहती है कि बहुत बढ़िया। मगर तभी वहाँ पर सेकंड प्रिंस की आवाज आती है, जो कि सिंगर से कहता है, आखिर तुमने मुझे यहाँ पर जिंदा क्यों छोड़ दिया? और उसके इतना कहते ही हमारा सीन शिफ्ट होकर करंट टाइमलाइन पर आता है, जहाँ हम चैंग्यू को देखते हैं। वो वहाँ पर सीसोंग की वाइफ की पूरी बात सुनने के बाद कहता है, अच्छा तो पहले ये सब कुछ हुआ था, मुझे लगता है कि इस सब के पीछे होना हो सेकंड प्रिंस का ही हाथ होगा। तो दूसरी तरफ हम वहाँ पर प्रिंसेस सिंगर को देखते हैं, जो कि अपने टीचर से कह रही थी कि तुमने मुझे बताया है कि यहाँ पर सबसे बड़ा खतरा वो विच लॉर्ड था, लेकिन मुझे ये बात अच्छी तरीके से भी पता है कि ये जाओ किंगडम की जड़ें एक डीमन के हाथों से लिखी गई हैं। अगर दूसरे शब्दों में कहूँ तो इस जाओ किंगडम के नीचे एक डीमन है, और वही जाओ किंगडम का सबसे बड़ा खतरा है। सिंगर को इतनी सारी जानकारी देता हुआ देखकर तो उसके टीचर वहाँ पर काफी ज्यादा हैरान हो गए थे, और वो वहाँ पर कहते हैं, आखिर तुम्हारी मदर ने यहाँ पर तुम्हें क्या क्या बताया है? जो सुनकर तो वहाँ पर प्रिंसेस सिंगर उससे कहती है कि इस जाओ किंगडम की डेस्टिनी सिर्फ हमारे हाथों में है, आगे इस जगह पर क्या होने वाला है इसके बारे में कोई भी कुछ नहीं कह सकता। अगर वो डीमन इस जाओ किंगडम से बाहर निकल कर आ गया तो ना जाने यहाँ पर कौन सी तबाही लेकर आएगा। 100 साल पहले हमारे एंसेस्टर ने इस जगह पर एक स्टेट बनाने की बात करी थी, और उन्होंने एक वादा भी किया था कि वो कभी भी इस डीमन को इस जाओ किंगडम से बाहर नहीं आने देंगे। लेकिन अब इस जाओ किंगडम को प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे कुछ और करना ही पड़ेगा, इसलिए अब मैं इस जाओ किंगडम के नीचे जा रही हूँ। सिंगर की ऐसी बात से तो वहाँ पर वो टीचर काफी ज्यादा डर चुका था, इसलिए वो वहाँ पर सिंगर से कहता है, आखिर तुम्हें पता भी है कि तुम एग्जैक्टली यहाँ पर क्या करने जा रही हो? तो वहीं सिंगर तो वहाँ पर अपने टीचर पर अभी भी रहम नहीं दिखाती। वो वहाँ पर उससे कहती है कि तुमने अभी तक तुम्हारी मेडिसिन नहीं पी, हर किसी को अपनी गलती का भुगतान खुद ही करना पड़ता है, तो चलो जल्दी से अब इसे पी लो। मगर सिंगर की इतनी सारी बात सुनने के बावजूद उस टीचर की इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो इस प्याले को आराम से पी सके। बेशक इससे वहाँ पर उसकी जान नहीं जाती, लेकिन अभी भी उसे सिंगर की बातों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। तो वहीं सिंगर तो वहाँ पर बाहर निकलकर उससे कहती है, क्या तुम यहाँ पर जिंदा नहीं रहना चाहते? अगर रहना चाहते हो तो शांति से इस मेडिसिन को पी लो। इसके बाद फिर से ये सीन शिफ्ट होकर चैंगजी की तरफ आता है, जो कि वहाँ पर सीसोंग की वाइफ से पूछता है आखिर प्रिंसेस के वहाँ से जाने के बाद वहाँ पर एग्जैक्टली क्या हुआ था। जिस पर तो वहाँ सीसोंग की वाइफ उसे बताती है कि प्रिंसेस के वहाँ से जाने के बाद रोंग्यू सीधा ही क्वीन के पास गया और वहाँ पर जाकर प्रिंसेस की शादी के ऊपर दबाव बनाने लगा, जिसकी वजह से हमारी क्वीन काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी। इसलिए उन्होंने हमारी प्रिंसेस को इंपीरियल सिटी छोड़ने का आदेश दे दिया था, और वो पिछले 3 सालों के लिए अलग अलग जगह पर ट्रैवल कर रही थी, ताकि किसी को भी उनकी सही लोकेशन का पता ना चल सके। वो ये सब कुछ यहाँ पर उसे बताने के साथ साथ अपने पीछे लगाए गए स्पेल्स को भी तोड़ने की कोशिश करने लगती है, और ये सीन दिखाते ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में।